Good morning, student. Welcome back. This is our third video of national income and related aggregates, in which we are discussing the basic concept of national income. So, in this video, we will start from the topic domestic territory or economic territory. So, it is very important and basic concept. We need to learn and understand what is domestic or economic territory. So, economic territory or domestic territory is the geographical territory administered by a government within which persons, goods and capital circulates freely. तो अगर हम ध्यान से देखें कि इस डेफिनेशन में बेसिकली किस पर जोर दिया गया है, सो दिस डेफिनेशन इज़ बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सनस, गुड्स एंड कैपिटल। यानी कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक या जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, हम उस एरिया को कहेंगे जहाँ पर उस कंट्री के लोग, उस कंट्री की गुड्स और उस कंट्री की कैपिटल, ये जो तीनों फैक्टर हैं, इनका फ्रीली सर्कुलेशन हो। ठीक है। सो वेयर वी फाइंड द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सनस, गुड्स एंड कैपिटल इन अ पर्टिकुलर एरिया, विच इज देन इट विल बी नोन एज economic territory or domestic territory. So economic and domestic territory both are same, but keep in mind the criteria of its definition. Clearly, those parts of the political frontier of a country where the government of the country does not enjoy the above freedom are not to be included in the economic territory of the country. तो ऐसे एरिया, चाहे वो हमारे इंडिया में ही हो लेकिन या इंडिया से बाहर हो, अगर इन तीनों फैक्टर्स का फ्रीली सर्कुलेशन नहीं होता है, पीपल, कैपिटल एंड गुड्स, इनका अगर फ्रीली सर्कुलेशन नहीं होता है उस एरिया में, तो उसको हम अपनी इंडिया की या उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्बेसीज़, जो हमारी एम्बेसीज़ हैं, जैसे इंडिया में जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं उनकी एम्बेसीज़ दिल्ली में लोकेटेड है, उसी तरह से इंडियन एम्बेसीज़ अदर कंट्रीज़ की कैपिटल या उनके अदर सिटीज़ में लोकेटेड है। सो दीज आर नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया के दिल्ली में जो एम्बेसीज़ हैं या उनके ऑफिसेस हैं, वो है तो इंडिया में, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस प्रीमाइसिस में, उस एम्बेसी के प्रीमाइसिस में ये जो क्राइटेरिया है, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ capital, goods and people is not applied, is not applicable. So वो एम्बेसी क्या है? जैसे इंडिया में यूएस एम्बेसी है दिल्ली में, तो वो यूएस एम्बेसी इज़ द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए, नॉट ऑफ इंडिया। सिमिलरली, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन यूएसए इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। क्योंकि यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पर इंडियन लोग, इंडियन पीपल या इंडियन गुड्स और कैपिटल वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है, मूवमेंट हो सकता है। सो आई होप यू हैव क्लियर दिस टॉपिक नाउ। सो बेस्ड ऑन द क्राइटेरियन ऑफ फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सनस, गुड्स एंड कैपिटल, द स्कोप ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इज डिफाइंड टू कवर। अब इसमें क्या क्या हम ऐड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में? पहला है पॉलिटिकल फ्रंटियर और जोग्राफिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग टेरिटोरियल, वाटर एंड एयर स्पेस। तो ये ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर हो या जोग्राफिकल बाउंड्री हो या टेरिटोरियल वाटर हो या एयर स्पेस हो, जहाँ पर वो जो क्राइटेरिया है फ्रीडम ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, वो अप्लाई हो जाए, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन बैंक इन इंडिया इज़ इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड विद इन द, अब ये जो ब्रांच है अमेरिकन बैंक की, ठीक है, वहाँ पर इंडियन गुड्स, इंडियन पीपल और इंडियन जो है वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, इसलिए दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक टेरिटरी। और दूसरा क्या है, वहाँ पर वो इंडियन जोग्राफिकल बाउंड्री में भी लोकेटेड है। सेकेंड, ऑफिस ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज़ इन अमेरिका। ठीक है, टाटा इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री है और उसका ऑफिस कहाँ लोकेटेड है? अमेरिका में। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ की जोग्राफिकल बाउंड्री में है? अमेरिका की जोग्राफिकल बाउंड्री में। सो द टाटा ऑफिस ऑफ अमेरिका इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका। So because it is outside of the geographical boundaries of India.
सो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एट्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड, इंडिया का कोई भी एम्बेसी हो या कॉन्सुलेट्स हो या मिलिट्री बेस हो, अगर वो अब्रॉड में लोकेटेड है, सो दीज विल आल्सो बी ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी इन जापान is a part of domestic territory of India. Russian embassy in India is not a part of the domestic territory of India. ठीक है, इंडिया में कोई भी एम्बेसी लोकेटेड है किसी भी कंट्री की, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, जबकि इंडियन एम्बेसी अदर कंट्रीज़ में कहीं पर भी लोकेटेड है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी. नेक्स्ट है शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एट्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 and more कंट्रीज़. तो शिप, एयरक्राफ्ट जो है वो हमारे इंडियन रेजिडेंट्स अगर उसको ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, और वो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो क्या है, इंडियन टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे. इसी तरह से फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एट्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स अदर एरियाज ओवर विच द कंट्री एंजॉयज द एक्सक्लूसिव राइट्स और जुरिस्डिक्शन. तो ठीक उसी तरह से ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे. सो कीप इन माइंड दीज 4 क्राइटेरिया, 4 पॉइंट्स विच वी इंक्लूड इन डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. Now come to the next topic, that is resident. So resident, whether a person or an institution, is one whose center of economic interest lies in the domestic territory of the country in which he lives. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री बात करते हैं तो रेजिडेंट का मतलब क्या होता है. रेजिडेंट हम उस पर्सन या उस इंस्टीट्यूट को कहते हैं जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करता है या होता है, जिसमें वो रह रहा है, जिसमें वो निवास कर रहा है. ठीक है. सो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 2 चीज़ें आती हैं. पहला, द रेजिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. रेजिडेंट जो है वो उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, रहना चाहिए. सेकंड, द रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन. जो भी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे वो स्पेंडिंग हो, चाहे वो एक्यूमुलेशन हो, वो उसी लोकेशन में होना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इंडियंस वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ द यूएनओ इन इंडिया. अब जो इंडियन है वो यूएनओ ऑफिस जो इंडिया में ही है उसमें काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया के. सो बिकॉज दे लिव इन इंडिया एंड देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो अर्निंग हो, स्पेंडिंग हो या एक्यूमुलेशन हो, वो इंडिया में ही हो रहा है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इसलिए वो क्या होंगे, इंडियन रेजिडेंट होंगे. सेकेंड, इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, वो भी इंडिया के ही हैं, क्योंकि विजिट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ शॉर्ट पीरियड. अब यहाँ पर शॉर्ट पीरियड की बात आई तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी रेजिडेंट जो है, अगर वो 1 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस डोमेस्टिक टेरिटरी में कैरी आउट करता है, तब वो वहाँ का रेजिडेंट माना जाता है. अगर वो 1 ईयर से कम के पीरियड के लिए स्टे कर रहा है और कोई भी इकोनॉमिक टेरिटरी में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है, तो उसको हम उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे. तो यहाँ पर टाइम पीरियड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द रेजिडेंट इज़ 1 ईयर. सो क्लियर. Next, foreign tourists who visits India for recreation, holidays, medical treatment, studies, sports, conferences are not resident of India because they normally visit for a short term period. ठीक है. Indian officials working in the Indian embassy in USA are not resident of India because although they are living within the domestic territory, but they do not carry out the basic economic activities, earning, spending and accumulation in India. तो जब फॉरेन एम्बेसी इंडिया में कोई है और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो चाहे वो इंडियन ऑफिशियल या इंडियन सिटीजन ही क्यों ना हो, अगर वो वहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है तो उसको हम इंडियन रेजिडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, वो फॉरेन एम्बेसी जिसमें ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है. इसी तरह से अमेरिकन्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन America are not resident of India but resident of America because they live in America.
सो इट इज़ क्लियर रेजिडेंट वर्सेस सिटीजन। तो रेजिडेंट क्या है, एक इकोनॉमिक और टेक्निकल कंसेप्ट है जहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर की हम बात करते हैं, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, और उस डोमेस्टिक टेरिटरी में वो होना चाहिए और 1 ईयर्स से ज़्यादा की पीरियड के लिए होना चाहिए। जबकि सिटीजनशिप क्या है, एक लीगल और जो है वो लीगल कंसेप्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि बाय बर्थ भी आपको सिटीजन मिल सकती है और लीगली या कोई टेक्निकल जो रूल होता है उससे भी आपको सिटीजनशिप किसी कंट्री की मिल सकती है। अब एक कंट्री का सिटीजन होना और रेजिडेंट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यह भी ज़रूरी है कि कोई पर्सन किसी कंट्री का सिटीजन हो सकता है लेकिन उसका रेजिडेंट नहीं हो, और यह भी हो सकता है कि कोई किसी कंट्री का सिटीजन भी हो और रेजिडेंट भी हो। सो नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी एंड रेजिडेंट। अब इसका क्या इफेक्ट होगा कि इकोनॉमिक टेरिटरी और रेजिडेंट का जो मीनिंग हमने समझा, ठीक है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आर बेसिकली मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। दीज आर 2 कैटेगरीज ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब यहाँ पे हम नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट में 2 बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, एक है नेशनल इनकम, दूसरा है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम को हम नेशनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और डोमेस्टिक इनकम को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स located within the domestic or economic territory irrespective of whether carried out by resident or non-resident। तो कीप इन माइंड जब हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट या उसकी डेफिनेशन क्या है, सो इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड within the domestic territory of that country no matter who earn it, resident or non-resident। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम या प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारा फोकस किस पे रहता है कि इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब उसको कौन जनरेट कर रहा है, चाहे वो इंडियन रेजिडेंट है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि वो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ आल्सो नोन एज नॉर्मली NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग बाय एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट, ठीक है, इंडियन रेजिडेंट को रेंट मिल रहा है फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। अब सिंगापुर में उसकी प्रॉपर्टी है, उससे उसको रेंट मिल रहा है इंडियन रेजिडेंट को। अब ये रेजिडेंट को इनकम तो हो रही है लेकिन कहाँ से हो रही है, सिंगापुर से। अब सिंगापुर में प्रॉपर्टी है तो वो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इसलिए वो डोमेस्टिक इनकम ऑफ सिंगापुर होगा, न कि इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम होगी। सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। इसी तरह से सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब यहाँ पर रशियन एम्बेसी में सैलरी मिल रही है इंडियंस को, और रशियन एम्बेसी जो है वो किसका पार्ट है, रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगी। तो आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट में वो इनकम कहाँ जनरेट हो रही है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है या अदर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है। अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इनकम जनरेट हो रही है तो हम उसको नेशनल इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, और अगर नहीं हो रही है तो हम नहीं करेंगे। इसी तरह से प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान, ठीक है। अब जापान में कोई इंडियन बैंक है, उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो जापान जो है, जापान की जोग्राफिकल बाउंड्री में है तो वो बैंक जो है वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गया। तो वहाँ से जो भी प्रॉफिट हो चाहे इनकम हो वो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड होगी, इसलिए वो हमारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट कंसेप्ट है नेशनल प्रोडक्ट। सो नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ रेजिडेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर परफॉर्म्ड विद इन द इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड इट। अब देखिए नेशनल इनकम की जब बात होती है उसको हम NNPFC भी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं तो इसमें फोकस रहता है द इनकम शुड बी जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री नो मैटर हु जनरेट्स दिस इनकम वेदर इट इज़ वेयर दिस इनकम इज़ बीइंग जनरेटेड, नो मैटर वेयर दिस इनकम इज़ being generated within the domestic territory or outside of it। डोमेस्टिक इनकम में हमारा फोकस रहता था कि
इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और नेशनल इनकम में हमारा फोकस किस पे रहेगा, द इनकम शुड बी जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली। ठीक है, चाहे वो कहीं भी जनरेट करे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में करे या अदर डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको जनरेट करे। ठीक है, सो कीप इन माइंड। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक इन इंडिया। अब ये जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कौन कर रहा है, फॉरेन कंपनी कर रही है या फॉरेन बैंक कर रहा है इंडिया में। ठीक है, तो अब ये फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक जो है वो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट जो भी इनकम जनरेट करेगा वो कभी भी इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी। ठीक है। सेकंड, सैलरी पेड टू अमेरिकन्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। अब इंडियन एम्बेसी अमेरिका में जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी तो है, लेकिन सैलरी किसको मिल रही है, अमेरिकन्स को मिल रही है, और अमेरिकन्स क्या है, हमारे लिए नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट को जो भी इनकम होगी वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, हम केवल उसी को नेशनल इनकम में ऐड करेंगे जो इंडियन रेजिडेंट है उनको अर्निंग हो रही है। नेक्स्ट है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी। डिविडेंड मिल रहा है किसको, एक इंडियन को फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में ऑफ ए फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन की कंपनी है उसके शेयर में एक इंडियन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे उसको क्या मिल रहा है, डिविडेंड यानी कि लाभांश मिल रहा है। तो इट इज़ इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम और अर्नड बाय रेजिडेंट, क्योंकि हमारे इंडियन रेजिडेंट को मिल रहा है तो इसलिए वो हमारा रेजिडेंट है, इसलिए वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड होगा। सो आई होप नाउ यू हैव क्लियर द टॉपिक ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. So when we say what is the relationship of national income and domestic income, so the concept of domestic product is based on production units located within the economic territory operated by both resident and non-resident. सही है. The concept of national product is based on resident and only includes their contribution to production both within domestic or outside territory. So normally domestic product is estimated first, नेशनल प्रोडक्ट इज़ देन डिराइव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम जिसको हम NDPFC भी कहते हैं, और उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट ऐड करेंगे. तो नेशनल प्रोडक्ट इज़ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस रेजिडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी माइनस नॉन रेजिडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी. अब यहाँ पर दो चीज़ आई हैं जिसको हम प्लस माइनस करें, उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे रेजिडेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, प्रोडक्शन में, वो अगर हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी से बाहर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, रेजिडेंट कर रहा है, और रेजिडेंट का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा हमेशा हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे. और माइनस क्या कर रहे हैं हम, नॉन रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन, जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन या अर्निंग है वो चाहे कहीं भी करें तो उसको हम माइनस करेंगे. तो जो रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू है हमारी इकोनॉमी के लिए, टेरिटरी के लिए, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड. और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं इंडिया में अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या अर्निंग कर रहे हैं तो वो हम क्या करते हैं, ऐड नहीं करते हैं. तो उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रोड, क्योंकि वो अदर कंट्री को जा रही है. और फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड मतलब रेजिडेंट्स की कोई इनकम है जो इंडिया में आ रही है. सो डोमेस्टिक इनकम में हम फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस करेंगे और फैक्टर इनकम टू एब्रोड माइनस करेंगे. अब जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड है, जिसको शॉर्ट में हम फीफा माइनस फीटा कहते हैं, ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड. सो नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA. अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA ऐड कर देंगे, NFIA क्या है, फीफा माइनस फीटा. फीफा क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फीटा क्या है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड. F और T का डिफरेंस, F फ्रॉम को शो कर रहा है, T टू को शो कर रहा है, ठीक है. फीफा माइनस फीटा इज इक्वल टू NFIA, और इस NFIA को हम ऐड कर देंगे अगर डोमेस्टिक इनकम में, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम, जिसको हम कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट या NNPFC.
So I think now it is clear that how can we derive national income from domestic income by adding NFIA. और अगर हमें सपोज डोमेस्टिक इनकम चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम माइनस NFIA. अगर हम नेशनल इनकम में से NFIA माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड की बात हो रही. इट इज़ द एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एब्रोड ओवर फैक्टर इनकम्स पेड टू एब्रोड. तो जो भी हमें फॉरेन से फैक्टर इनकम मिल रही है हमारे रेजिडेंट की, उसमें से अगर हम माइनस कर दें फैक्टर इनकम बाय नॉन रेजिडेंट्स जो हम एब्रोड को भेजते हैं या रेस्पेक्टिव कंट्री में जाएगी, तो उनका जो एक्सेस है वही कहलाता है NFIA, जिसको हम फीफा माइनस फीटा कहते हैं. ठीक है. तो पॉजिटिव NFIA कब होगा, जब फीफा हमारा ज़्यादा होगा फीटा से, या और व्हेन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज़ ग्रेटर देन फैक्टर इनकम टू एब्रोड. जब फॉरेन से अर्निंग हमारी ज़्यादा है और जो यहाँ से अर्निंग जा रही है फॉरेन को वो कम है, तब हमारा NFIA क्या होगा, पॉजिटिव होगा. नेगेटिव कब होगा, इसका अपोजिट हो जाए, जब हमारी फीफा जो फॉरेन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड वो अगर लेस है, कम है देन द फैक्टर इनकम टू एब्रोड से, तब क्या होगा, NFIA क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और NFIA ज़ीरो कब होगा, तो ज़ीरो तभी होगा जब फीफा माइनस फीटा ज़ीरो हो जाए, यानी कि फीफा और फीटा दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. जितना आपका फॉरेन से इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है उतना ही आपका फैक्टर इनकम टू एब्रोड है. ठीक है. सपोज 100 माइनस 100 हम करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो. तो सेम दोनों सेम होने पर NFIA ज़ीरो होता है. तो ये कई बार MCQ और 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है. when NFIA will be positive, when it will be negative, or when it can be zero. So if our concept is clear, then we will able to solve it in exams. ठीक है. तो यहाँ पर बहुत इजी एग्जांपल दिए हैं कि अगर फैक्टर फीफा 1000 करोड़ है और फीटा 800 करोड़ है तो NFIA क्या होगा, फीफा माइनस फीटा. तो कीप इन माइंड द फॉर्मूला, वेरी सिंपल, वेरी इजी. NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा. तो हमने 1000 माइनस 800 किया तो 200 करोड़ आ गया. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, अगर फीफा 700 है और फीटा 1100 है तो फीटा ज़्यादा है यहाँ पर, तो फीटा ज़्यादा हो गया फीफा से. इट मीन्स NFIA किस में आएगा, नेगेटिव में. 700 माइनस 1100 इज इक्वल टू माइनस 400. तो इस तरह से बहुत सिंपल है, दोनों इक्वल होंगे तो ज़ीरो हो जाएगा. अगर मान लो फीफा कोई ज़ीरो है, फीफा ज़ीरो है और फीटा पॉजिटिव है, तो फीफा माइनस फीटा आप करेंगे तो ज़ीरो माइनस जो भी वैल्यू है वो आपका NFIA क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो आई होप all of you now understand the basic terms of this video, such as domestic or economic territory, resident, domestic product और national product, जिसको हम domestic income और national income भी कहते हैं, factor income from abroad, factor income to abroad and NFIA. So thank you, that's all for today, and till then, bye, take care.